आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसको पढ़ते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, यहीं पर 570 में ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का में जो है हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। ठीक है, कब हुआ था? 570 में। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु 632 में हुई। जन्म 570, मृत्यु 632 में। ठीक, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, ऋग्वेद में जो है जो भरत कबीला है उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, दुष्यंत के पुत्र भरत थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आगे कह रहा है ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, यूनानियों ने इंडिया कहा। ठीक है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। ठीक है, ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया। ठीक, और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरबों ने। ठीक है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, 712 में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ। ठीक है, और मारा गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। कह रहा है इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, फिर दे रखा है कि कह रहा है भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, इस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरबों ने जो है सिंध पर विजय प्राप्त की 712 में, उस समय वहाँ के जो है शासन, वहाँ पे किसका शासन चल रहा था? दाहिर का। ठीक है, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। एक फारस का ग्रंथ है चचनामा, जिसमें जो है सिंध की विजय की जानकारी मिलती है जिससे। ठीक है, आगे कह रहा है गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी जो है बनाया था। ठीक है, 998 में महमूद गजनी का शासक बना। महमूद जो है 998 में गजनी का शासक बना। ठीक, सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने 1025 या 26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है, आगे महमूद गजनी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। ठीक, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। या अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ठीक है, 999 से 1027 के बीच महमूद गजनी, या गजनी को ही गजनवी भी लिखा मिलता है, ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। परंतु आक्रमणों का उद्देश्य ये था कि भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर लूटपाट करना। आगे कह रहा है
बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनी को यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। किसने? बगदाद के जो खलीफा थे अल-कादिर बिल्लाह, ठीक है, इन्होंने गजनवी को यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। ठीक है। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। ठीक है। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। ठीक। उसने किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। आगे इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी, तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। ठीक है। जो गजनवी था, ये जो है पढ़ा लिखा था, तो इसके दरबार में जो है दर्शन शास्त्र और ज्योतिषी संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। ठीक है। जिसमें अलबरूनी, तारीख है सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। ठीक है। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है। कह रहा है शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। ठीक है। फरिश्ता या फिरिश्ता ने तारीख ए फिरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता था। इसकी किताब तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। ठीक है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। दे रखा है जो इनको समर्पित थी। कह रहे महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे कह रहा है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। ठीक है। उसका जन्म 773 में हुआ था। वह खीवी मतलब प्राचीन ख्वारिज्म है। ठीक है। पहले खीवी कहा जाता था का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। ठीक है। जैसे खगोलीय विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। ठीक है। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है। आगे कह रहा है उससे जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची सचाओ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। ठीक है। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। रजनीकांत है, राजनीति नहीं। ठीक है। कह रहा है संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। ठीक है।
संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए थे। महमूद गजनी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ठीक है, ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी भाग पर अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। ठीक है, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1992 में किसने, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था, पृथ्वीराज तृतीय को। ठीक है, शिहाबुद्दीन महमूद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। ठीक है, खैर 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया। ठीक है, उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच, पृथ्वीराज तृतीय और जो है गोरी के मध्य। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है, प्रथम में जो है मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, लेकिन जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया और भारत पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। ठीक है, जो चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें गोरी जीता था और ये जयचंद हार गए थे। ठीक, चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। ठीक है, गोरी की विजय के बाद उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। ठीक है, इक्ता प्रथा जो है गोरी की विजय के बाद भारत में स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी ने एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। ठीक है, उसने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना में राजधानी नदियों में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। तुर्की सेना ने जो है राजधानी नदिया में प्रवेश करके वहाँ पे बहुत बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब राजा ही भाग गया तो वहाँ की जो जनता थी, ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया।
ठीक है। हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, अब हमारे प्रश्न कोश स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं, अगर आज वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कल दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, पहला प्रश्न दे रखा है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। ठीक है, वही चीज़ दे रखा है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है, पढ़ाई है। यहीं पर 570 में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। ठीक, इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ है। इनकी मृत्यु 632 में हुई थी। ठीक है, कह रहा है कि मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का हम लोगों ने पढ़ा था सऊदी अरब में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, हिंदू मतलब भारत, ठीक है, कि जनता ने के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था अरबों ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। यूनानियों ने इंडिया कहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ऑप्शन ही नहीं दिया है वो, चूँकि हुआ था हमारा 712 में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण। ठीक है, 712 में, हाँ ठीक, और इसमें 711 दिया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणियों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अरब आक्रमणियों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में हुआ था पहला मुस्लिम आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने इनसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया। ठीक, परंतु वह पराजित हुआ। ठीक है, और मारा गया। इराक के हाकिम उल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। फारसी ग्रंथ चश्नामा में से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, 711 में जो है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल आया तो था, लेकिन वह जो है पराजित हो गया था। इसीलिए कहा जाएगा मुस्लिम आक्रमण, सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में ही हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? सिंध की विजय 712 में। ठीक है, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, प्रथम दिया हुआ है तो प्रथम मोहम्मद बिन कासिम था। आगे कह रहा है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। ठीक है, व्याख्या, भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 में हुआ। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट ठाणे पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, खलीफा अल-वादिल के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? खलीफा उल आदिल के। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। ठीक, इसने सिंध तथा मुल्तान को जीता। ठीक है, दे रखा है मोहम्मद बिन कासिम थे तो कहाँ के थे? मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के थे? तो ये तुर्क के तो थे नहीं, मंगोल के भी नहीं थे। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, आगे दे रखा है अरब, तो अरब के थे, यहाँ के नहीं थे। ठीक है,
मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वह इराक के शासक उल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, मतलब भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक, इस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया। वहाँ शासक ताहिर था, वहाँ का शासक। ठीक है, यह जो है इराक के शासक उल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। हाँ, सही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है चशनामा के अनुसार 7वीं और होगा यहाँ पे, और विलुप्त हो गया है, मतलब प्रिंट नहीं हुआ। ठीक, 6ठी और 7वीं राजधानी क्या थी? ठीक है, तो क्या थी? अरोड़। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कह रहा है चशनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। ठीक है, ध्यातव्य है कि चशनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? अलप्तकीन। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तकीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यमीनी वंश भी है। ठीक है, अलप्तकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश, ठीक है, पर्वतमाला तक था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कथन ए क्या है? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो हाँ, ये सही है, 17 बार आक्रमण किया। और कारण क्या कह रहा है? वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। तो कारण गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो है ये लोग इसीलिए आए थे कि माल जो है लूटपाट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? कौन पराजित? विद्याधर पराजित नहीं हुआ था, बाकी सब हारे थे इनसे। दे रखा है महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। ठीक है, इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। गजनी भी लौट गया। ठीक है, इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ठीक है, मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? किसने? अभी पढ़ा, विद्याधर ने। ये व्याख्या रिपीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो हम लोगों ने पढ़ा था, उतबी था। ठीक है, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। ठीक है, वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। ठीक है, उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। ठीक है, उसने किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? तो ये प्रश्न कुछ गड़बड़ लग रहा है, आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये ऑप्शन ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गोरी, अलप्तकीन, स्टार दे रखा है, देख लेते हैं व्याख्या। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। ठीक है,
और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है, फिरदौसी। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा, जबकि फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। ये जो किताब उसने प्रश्न में दे रखा है वो फरिश्ता की ना होकर फिरदौसी की है। ठीक है, और फरिश्ता की दो किताबें, तारीख फरिश्ता और ये गुलशन इब्राहिमी। ठीक है, इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में रहा, बाद में बीजापुर चला गया। ठीक है, इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल साददीय को समर्पित है। ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है, पुराणों का अध्ययन दे रखा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन था? अल-बरूनी था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 में हुआ। वह खीवी या ख्वारिज़्म का रहने वाला था। वह महमूद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में ठीक है भारत आया। ठीक, अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी है, जैसे कि खगोलीय विज्ञान, भूगोल तक, साथ औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। ठीक है, इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ठीक, दे रखा है। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया। इसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाएं भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसे जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण के उद्धृत हैं। ठीक, उद्धृत किया है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। ठीक है, तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी ने अपनी अरबी भाषा में लिखा है तहकीक-ए-हिंद। इसका जो है एडवर्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा। ठीक, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अभी हम लोगों ने पढ़ा अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था। ठीक है, कब? 11वीं शताब्दी में आया था, पढ़ा हम लोगों ने। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। थोड़े प्रश्न और बच्चे हम वो भी कर लेते हैं, एक ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं है वह बताना है। ठीक है, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ऐसा तो नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ठीक, सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, सही है। वह त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए जो है गलत है, लेकिन ये मतलब सही हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? ठीक है, किसने किया था? भीमदेव ने। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब? 1025 से 26 के समय यहाँ का शासन भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एन सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर, सोमनाथ मंदिर के में कथन कौन सा सही है बताना है। कह रहा है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, सही है आपका। फिर क्या अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ये भी सही है। कह रहा है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। ठीक,
हाँ, ए सही है, पहला और दूसरा। ये IAS प्री 2022 में पूछा गया है ये प्रश्न आपका, ठीक है, 2022 में। व्याख्या। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख अल्लाह ब्रूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था, ठीक है। बताया गया है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्विज कह रहा है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था महमूद गजनी को, ठीक है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए। महमूद गजनी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित है, ठीक। ऊपरी भाग पर जो है मुद्रा लेख अरबी भाषा में है और दूसरी भाग पर संस्कृत में, ठीक। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जीता था, ठीक है। हाँ, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीतो। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। 1205 तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1775 से 76 में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया, ठीक है। 1178 पर गुजरात पर आक्रमण किया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी, ठीक है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही, ठीक है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय ने, ठीक है। आगे दे रखा है आपका क्वेश्चन, व्याख्या दे रखी है। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज ने द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और मुकाबला करके जो है परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी, ठीक है। अगला कह रहा है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? किसमें? चंदावर के युद्ध में। कब हुआ था? 1194 में। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर युद्ध में पराजित किया? वही जयचंद, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, गोरी ने किसे हराया था चंदावर में? ठीक, जयचंद को हराया था। दे रखा है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। बी ऑप्शन सही है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ठीक है। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अगला दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो क्या होगा इसमें उत्तर? बी, उत्तर बी है। बी में दे रखा है पहले महमूद गजनी, ठीक है, फिर मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद आपका चंगेज खां और लास्ट में तैमूर, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन बी करेक्ट। ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप ही लोग, पढ़ लीजिएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी के। दे रखा है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? गोरा नहीं, गोरी। किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है।
मोहम्मद गोरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता या इक्ता, ठीक है, प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। भारत में गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। बंगाल एवं बिहार पर विजय बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने विरार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर डाला, ठीक है। उसने 1198 से 1203 के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदियों में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की, बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, लूटपाट की, ठीक। भारत की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और फिर वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा, ठीक है। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, ठीक है, आलसी होगा। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, अतः इसे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक में से अधिक। कौन कौन था देख लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। नीचे दिए गए कथन जिसमें जो है कथन ए तथा दूसरे को कारण, आर को कारण बताया गया, ए को कथन। क्या कथन है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुई है, ठीक है, हाँ। कारण बताया गया, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि कारण यही था, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक है, हाँ सही है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान महमूद गजनी का प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संशबनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि इसकी कथन सत्य है, ठीक। भारत में राजनीति एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था, ठीक है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है, ठीक है। इसीलिए इसका कारण और कथन दोनों ही सत्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहीं तक था। ये चैप्टर आपका जो है समाप्त हो गया है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है कंप्लीट हो गया है। अब कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट में 2 लाइन बोलेंगे, ठीक है। बोलते हैं, डियर UPSC एंड PCS, ये तेरी बेरुखी की आदत हमसे खास टूटेगी। कोई दरिया ना ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने, मेरा वो ही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और आज का चैप्टर यहीं तक।